नमस्कार दोस्तों राजनीति में कई बार असली ताकत संसद के अंदर भाषण देने से नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर के बैठने से दिखाई देती है। उनका दर्द साझा करने से दिखाई देती है। असली ताकत तैयार होती है तब। और पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने यही रास्ता तेज़ी से अपनाया है। जी हाँ, एक तरफ पुणे में बड़ी संख्या में छात्राओं के साथ उनका कार्यक्रम हुआ, छात्रों की गूंज। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में परीक्षा और पेपर लीक से जुड़े सवाल इन्होंने सुने। और तीसरी तरफ दिल्ली में एक घायल छात्र के मामले में एफआईआर की मांग को लेकर के राहुल गांधी खुद पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। जी हाँ, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं मंच पर। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी अब संसद के बाहर भी एक ऐसी राजनीति खड़ी कर रहे हैं जिसे सरकार के लिए नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। और अगर यही मॉडल राहुल गांधी ने सेम यही मॉडल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में लगातार अगर यही मॉडल सेम चलाते रहे तो 2029 से पहले विपक्ष की राजनीति का पूरा अंदाज बदल सकता है और जो वर्तमान की सरकार है उसकी सत्ता खतरे में आ सकती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इन तमाम कहानियों को बिल्कुल आसान भाषा में। बात करते हैं सबसे पहले बीते कल के दिन क्या हुआ। सो गाइस, कल था 22 अगस्त और 22 अगस्त को पुणे में महिलाओं और छात्राओं से जुड़े एक कार्यक्रम में, छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिलाओं की फ्रीडम, समानता और सामाजिक अधिकारों की बात करी। जी हाँ, महिलाओं को मंच दिया बोलने का कि अपनी जो बातें हैं वो साझा करो, आपको क्या तकलीफ है वो साझा करो। और इस रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। जी हाँ, ये छात्राएं या ये भीड़, जी हाँ, ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद के मन से अपनी आई हुई भीड़ है। और राहुल गांधी ने महिलाओं को अपनी पहचान और फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाने की बात कही। लेकिन असली बात सिर्फ भीड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। असली बात है कि राहुल गांधी अब युवाओं की ऐसी समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे देश के युवाओं के भविष्य के साथ में जुड़ी हुई है। दोस्तों, मुद्दे क्या हैं? परीक्षा, नौकरी, पेपर लीक, हॉस्टल, शिक्षा, महिला सुरक्षा और न्याय, ये उनके मुद्दे हैं। और ये मुद्दे तमाम आम जनता के भविष्य के साथ में जुड़े हुए हैं। आप खुद सोच के देखिए एक बार कि अगर कोई छात्र सालों साल तैयारी करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, लंबे समय से अगर वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, परीक्षा देने पहुंचा, चंद घंटों बाद, चंद दिनों बाद उसके सामने एक न्यूज़ आती है कि उसका पेपर लीक हो गया। सोचो उसका जो मनोबल होगा कितना वीक हो जाएगा, उसके परिवारों की उम्मीद कितनी जल्दी धराशायी हो जाएगी। आप सोचिए एक बार, नीट के कितने छात्रों ने अपने प्राणों का त्याग करा। और एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है पेपर लीक होने की। मैं अगेन बोलूँगा, पेपर लीक होना हमारे इस देश का एक बहुत बड़ा संस्कार बन चुका है शायद। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भैया क्या दिक्कत है, तैयारी तो बच्चे ने कर रखी है ना, दोबारा पेपर देने में उसको दिक्कत क्या है, उसको करना क्या, उसको हल्का सा रिवीजन तो मारना है, करना क्या है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि अगर मैं विराट कोहली को आज अगर मैं 100 बॉल करवाऊँ, ठीक है, अगर मैं कल नेक्स्ट डे उसको सेम 100 बॉल करवाऊँ तो क्या वो दोनों दिन सेम रन बना पाएगा? बताइए। आई थिंक सो उन लोगों को जवाब मिल चुका होगा। तो दोस्तों, यही सेम चीज़ एग्ज़ाम के ऊपर भी अप्लाई होती है। बच्चा तरीके से तैयारी करता है, भले ही सिलेबस पूरा हो गया हो, लेकिन जो एग्ज़ाम का ऑरा होता है, जो वर्तमान में जो मेंटली कंडीशंस होती है, दोनों दिन अलग अलग डिफरेंट रहती है। चलिए अब बात करते हैं, वापस आते हैं इसी टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बीते कई दिन मंच पर एक छात्रा और आई मंच पर राहुल गांधी के साथ में, जनता के साथ में उसने एक मुद्दे को उठाया। जी हाँ, पुणे की इस एक छात्रा ने एमपीएससी से जुड़ी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप वर्तमान की उस सरकार के ऊपर लगाया जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर है। और राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा सुना तो उस बच्ची से केवल उन्होंने ये बोला कि आप एक काम करो, इस एग्ज़ाम की जानकारी हमको दो, और मुद्दे उठाने का एक आश्वासन दिया राहुल गांधी ने इन छात्रों को। दोस्तों, जिस मुद्दे को सरकार सिर्फ एक शिकायत समझ सकती है, विपक्ष उसी मुद्दे को हज़ारों छात्रों की आवाज़ बना सकता है आज। और आज वो बनाते उनको दिखाई भी दे रहा है। चलिए अब आते हैं दिल्ली के सबसे बड़े घटनाक्रम पर। सो गाइस, परसों यानी कि 21 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुँचे। या उनके साथ 19 वर्षीय छात्र साहिल था, जिसने 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान गंभीर चोटों का आरोप इस साहिल ने वर्तमान की पुलिस के ऊपर लगाया था।
कि किसके कहने पर मेरे ऊपर पैलेट गन चली। जी हाँ, पैलेट गन वही होती है जिसकी एक फायरिंग में बहुत सारे छोटे छर्रे निकलते हैं और वो छर्रे बॉडी में इतनी गहराई तक घुस जाते हैं कि कोई भी डॉक्टर अगर ऑपरेट करता है, उनको निकालने का प्रयास करता है तो 100% वो छर्रे नहीं निकल पाते हैं। अगर ज़्यादा गहराई में पहुँचे हुए छर्रे को हमने निकाला तो अगर उसका इंटरनल कोई दूसरा बॉडी का पार्ट अगर डैमेज हो गया तो कितना रिस्क बन जाएगा। और इस बच्चे को काफ़ी सारे छर्रे लगे हैं। आखिरकार अगर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया 20 जुलाई को पुलिस वालों के द्वारा, तो वो उन्होंने किसके कहने पे इस्तेमाल की है, तो ये सवाल उसको लेकर के है। अब भी ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं भैया, पैलेट गन पड़ी होगी, ठीक है, चेक करना होगा, किसी पुलिस वाले ने अपने अधिकारी से पूछा होगा भैया मेरा मन कर रहा है कि पैलेट गन कैसी चलती है, मुझे देखनी, चला करके चला लूँ क्या। ऊपर से अधिकारी ने बोला बेटा ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ रखिए स्टोर में, चाबी वहाँ रखिए, निकाल ले और चला ले, युवा इस समय तैयार है। क्या ऐसा हुआ होगा? तो इस मुद्दे पर एक्चुअली एफआईआर को लेकर के ये साहिल लंबे समय से थाने के चक्कर काट रहा था और थाने वाले उसको यहाँ से वहाँ भगा रहे थे। फाइनली बीते 21 अगस्त को हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी खुद साहिल के साथ थाने पहुँचे। इसके परिवार के मेंबर भी, साहिल के परिवार के लोग भी थाने पहुँचे। और फाइनली ध्यान रखिएगा कि राहुल गांधी को भी 6 से 7 घंटे इंतजार करना पड़ा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। और फाइनली जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में, तो राहुल गांधी ने साफ साफ ये बोला कि मैं इस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ जाऊँगा, एफआईआर तो मैं पक्का करवा के रहूँगा। और राहुल गांधी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की जो मांग करी वो काफ़ी हद तक दोस्तों रंग भी लाई। 5 से 6 घंटे लग गए एक एफआईआर दर्ज करने को लेकर के। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है, कोई नाम नहीं है उसमें, ध्यान रखिएगा। और रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 और 125 लगाई गई है, ठीक है। और एफआईआर दर्ज होना किसी को दोषी साबित नहीं करता है। और एफआईआर का मतलब है कि मामले की कानूनी जांच अब स्टार्ट हो रही है। लेकिन राजनीतिक नज़रिए से अगर इस बात को देखें तो राहुल गांधी को एक बड़ा संदेश ज़रूर मिला है कि सड़क पर बैठकर किसी मुद्दे को लगातार उठाया जाए तो वो राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन सकता है। और यही शायद राहुल गांधी की मौजूदा रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस बात को सबसे अधिक जो साबित किया है दोस्तों, वो किया है कोको जनता पार्टी ने। हाँ, लगातार अगर सड़क पर मुद्दा उठाया जाए तो वो राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन सकता है। हमको लगा कि ठीक है कोको जनता पार्टी है, ऑनलाइन तैयार हुई है, ऑनलाइन ही सिमट के रह जाएगी, काफ़ी लोगों को ये लगा था। और अब देखिए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है इस समय शिक्षा जो मंत्री है उसका इस्तीफ़ा हो गया, लेकिन अभी बिना एक बहुत बड़ा झोल हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है जिस पे डीप काम करना होगा। जी हाँ, तब जाके पेपर लीक रुक पाएंगे। आप सोचिए जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, चंद घंटों बाद वहाँ पे ही एक एग्ज़ाम हुआ था शायद उत्तराखंड के अंदर, जो पेपर लीक हुआ था, तुरंत खबरें आ गई थी। मतलब जड़ काफ़ी कमज़ोर है, हमको जड़ों तक वार करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद सुधार आ पाए। बाकी आपका इस पर क्या विचार है? अगर आप शिक्षा मंत्री होते तो पेपर लीक के मुद्दे पर आप कैसे एक्शन लेते? अपने चाहो तो आप मुझे एक्शन पॉइंट टू पॉइंट सेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फिलहाल मैं आता हूँ वापस राहुल गांधी की तरफ। दोस्तों, पहले विपक्ष की राजनीति का एक बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था हमारे देश की संसद है। मतलब संसद के अंदर सरकार से सवाल पूछिए, भाषण दीजिए, अपना छोटा सा प्रदर्शन करिए परिसर के अंदर छोटा मोटा, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बस यहीं तक सीमित था। लेकिन राहुल गांधी अब इसके साथ एक और नया रास्ता जोड़ रहे हैं। सीधे उस व्यक्ति के पास जाओ जो व्यक्ति उस समस्या से जूझ रहा हो, उसके साथ उसका दर्द साझा करो और उसको एक आश्वासन दो, एक विश्वास दो कि हम आपका समाधान निकालेंगे, हम संसद में आपके मुद्दे को उठाएंगे। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा दोस्तों मोरल सपोर्ट देता है उस व्यक्ति को जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है उस दर्द के साथ। सोचिए एफआईआर की समस्या है, चलो भी आपके साथ चलते हैं थाने में, एफआईआर करवाते हैं आपकी, टेंशन मत लो। जी हाँ, पेपर लीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दे अपने बताओ, ठीक है, कौन कौन सा पेपर कब लीक हुआ, कितनी पोस्ट थी, आखिरकार कहाँ पे उसका एविडेंस मिला, आप जानकारी दो, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल ये है, क्या इस तमाम एक्टिविटी से, राहुल गांधी की इन तमाम एक्टिविटी से क्या मोदी सरकार पर वास्तव में एक दबाव बढ़ा है? जी हाँ, इसका जवाब अभी पूरी तरह से तय नहीं है, क्योंकि राजनीति में भीड़ और चुनावी वोट एक सेम जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। जो हमको भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो 100% वोट उस पार्टी को देगी? ये कहना भी बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने देखा है कई बार कि भीड़ जिस पार्टी का हिस्सा बनती है उसे वो वोट नहीं देती है, किसी और पार्टी को वोट दे देती है। जी हाँ, दिल्ली का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जब फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, सोचिए 70 में से 67 सीटें,
मतलब कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपोजिट पार्टी को वोट दिया उस दिन, ईवीएम का बटन दबाया उस दिन। ये तो अर्थ निकलेगा इसका। लेकिन एक बात ना यहाँ पर ये है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ठीक है, पैलेट गन चला दी गई, जो मतलब बहुत बड़ा बुरा हाल हुआ। उसके बाद से 20 जुलाई को मानसून का सत्र का पहला दिन था। उसके बाद से लगातार हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और विश्व गुरु के बाबूजी पीएम मोदी जी अपसेंट थे, लंबे समय से संसद में नहीं आए, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि आपने लाठी चार्ज क्यों करा, आपने पैड गन क्यों चलाई, आप देश के युवाओं की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हो, देश के भविष्य को वैसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ये भी शायद दबाव था जिसकी वजह से लंबे समय तक ये दोनों ही पर्सनैलिटी संसद के मानसून सत्र से गायब रहे। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास आप मुझे अपनी राय भेज सकते हो। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बारे में। जी हाँ, ये दोनों ही स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी अपने इस मंच से। लोकसभा में एक्चुअली उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, आप सबको मालूम होगा, जबकि महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। इसलिए अगर कोई विपक्षी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपनी राजनीतिक ज़मीन मजबूत करना चाहती है तो इन राज्यों को नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल है। जी हाँ, इस पर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था, आपको पता होगा, और विपक्षी दलों ने मिल करके मजबूत प्रदर्शन किया था। और महाराष्ट्र में भी चुनावी राजनीति ने बेहद एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। और दोस्तों यही कारण है कि राहुल गांधी अगर लगातार इन दोनों राज्यों में एजुकेशन, रोजगार, महिलाओं की सेफ्टी जैसे स्थानीय मुद्दों पर अगर एक्टिव रहते हैं तो इसका राजनीतिक असर पॉजिटिव हो सकता है इनकी खुद की पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ ना दूसरी तरफ एक बात आप और समझिएगा कि एक दो बड़ी रैलियों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। या जनता को लगातार काम चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो जनता के लिए तो आपको वोट देगी, और जनता का भरोसा चाहिए। अगर आप लगातार जनता का भरोसा जीत रहे हो, लगातार वो कर्व या फिर जो ग्राफ अगर वो जे कर्व पकड़ रहा है तो आपकी पार्टी की जीत बिल्कुल निश्चित है। दोस्तों कभी कभी ना भीड़ राजनीति का ट्रेलर हो सकती है, लेकिन चुनाव का रिज़ल्ट हमेशा पूरी फिल्म तय करता है। जी हाँ, रिज़ल्ट के दिन चलता पता कि आखिरकार क्या हुआ। अब क्या राहुल गांधी मोदी शाह पर भारी पड़ रहे हैं? जी हाँ, ये कहना एक्चुअली मेरे हिसाब से अभी जल्दबाजी होगी। ये काफ़ी लगातार मुझे कमेंट ये मिलते भी हैं, कुछ लोग लगता है कि हाँ सच में भारी पड़ रहे हैं। आपकी राय है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कौन किस पे भारी है आप चाहो तो मुझे बता सकते हो। लेकिन इतना पक्का कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को अब नज़रअंदाज करना वर्तमान की सरकार की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वो सिर्फ संसद के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। बैक टू बैक लगातार इनकी रैली हो रही है, बैक टू बैक यहाँ वहाँ ये मीटिंग कर रहे हैं और उनके मुद्दे सीधे युवा वर्ग से जुड़ रहे हैं। और आज का युवा पूछता है कि परीक्षा समय पर होगी या फिर नहीं, पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही कौन देगा, नौकरी मुझे कब मिलेगी, शिक्षा कितनी सस्ती होगी, कब होगी, स्कूल लगातार बंद क्यों हो रहे हैं, स्कूलों की हालत खस्ता क्यों हो रही है, और जो स्कूलों के विकास के लिए अपना कदम उठा रहा है उसके ऊपर पथराव आखिरकार क्यों हो रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं हमारे इस देश के, और अगर विपक्ष इन सवालों को लगातार उठाता है तो उसे राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरी विपक्षी मशीनरी को ज़मीन पर काम करना होगा। यह अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पूरी पूरी मशीनरी, क्या पूरी की पूरी पार्टी इस समय राहुल गांधी के विचारों से सहमत है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों राहुल गांधी की ये नई राजनीति आखिर कितनी सफल होगी, हमको करना है उसका थोड़ा सा और इंतज़ार, जिस दिन होगी मतों की गिनती। और दोस्तों क्या संसद के साथ साथ सड़क पर उतरने की रणनीति बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ाएगी? ये सवाल मेरा आपसे है। क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? ये मेरा सवाल आपसे है। या फिर ये भी कुछ दिनों की राजनीतिक चर्चा बन करके बस ठंडे बस्ते में चली जाएगी? थिंक अबाउट इट। अभी इसका फैसला दोस्तों करना ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप मुझे भेजिएगा। लेकिन एक चीज़ ना बिल्कुल साफ़ है यहाँ पर दोस्तों, राहुल गांधी अब सिर्फ भाषण देने की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। वो छात्रों, महिलाओं और आम लोगों की शिकायतों को सीधे राजनीति मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनीति में कई बार बड़ा बदलाव किसी बड़े भाषण से नहीं, किसी बड़े जुमले से नहीं, किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि छोटे छोटे मुद्दों को लगातार उठाने से स्टार्ट होता है। जी हाँ, एक शिकायत छोटी हो सकती है, दूसरी शिकायत उससे भी छोटी हो सकती है, लेकिन जब हज़ारों शिकायतें एक साथ जुड़ती है तो वही राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन जाती है।
अब देखना यही है कि राहुल गांधी इस मॉडल को कितनी दूर तक ले जाते हैं और क्या जनता इसे वोट में बदलती है या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस मुद्दे पर आप चाहो तो विचार कर सकते हो कि आपको क्या लगता है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कल इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।